हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एंड लॉजिक। सो अभी तक हम लोगों ने जो क्लास 7 की फिजिक्स की वीडियो लेक्चर स्टार्ट की थी उसमें दो टॉपिक फिनिश किया था फर्स्ट चैप्टर की, जिसमें कि सबसे पहला था कि व्हाट इज फिजिक्स एंड सेकंड था मैथ रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। नाउ थर्ड टॉपिक पे आता है। सो थर्ड टॉपिक क्या है? यूनिट्स। तो अब क्वेश्चन आता है कि यूनिट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट्स को लेके। So third topic is units. ओके, यूनिट्स को पहले लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी, फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी जो है इसको लिखते हैं। एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, दो पार्ट में ये डिवाइड होता है। मैग्नीट्यूड होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और यूनिट क्या होगा? तो डिफरेंट डिफरेंट मेजरेबल क्वांटिटी, जैसे कि हो गया टाइम का अलग यूनिट होगा, लेंथ का अलग यूनिट होगा, वेट का अलग यूनिट होगा, फिर आप करंट का अलग यूनिट होगा। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मेजरेबल क्वांटिटीज जो है उसका अलग अलग यूनिट होगा। तो ये दो पार्ट में होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लेते हैं 10 kg, एक पार्ट, दो पार्ट, 10, ये मैग्नीट्यूड हो गया 10 मैग्नीट्यूड एंड केजी यूनिट। ठीक है, 10 टाइम्स यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, अब 2 मीटर, ट्वाइस द यूनिट ऑफ लेंथ, जो कि हम मीटर को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ट्वाइस द यूनिट ऑफ लेंथ। इसी तरीके से 300 केल्विन, 300 टाइम्स द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इस तरीके से हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आएगा कि इसको लिखते कैसे। और एक चीज हमेशा याद रखना है, जब भी कोई कैलकुलेशन करो, कुछ भी, जो भी अगर फिजिक्स का कैलकुलेशन है तो उसमें यूनिट्स आएगा ही आएगा। और इतना हमेशा याद रखना कि यूनिट्स के बिना आंसर गलत होगा, आंसर सही नहीं है। वो सिर्फ एक आप नंबर दे रहे हो, यूनिट्स छोड़ रहे हो तो कोई मार्क्स दे देते हैं, कोई नहीं देते हैं, लेकिन जनरली ये कंप्लीटली इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मत सोचना कि अगर यूनिट्स नहीं आते तो आधा छोड़ के रख देता हूँ। तो यूनिट्स हमेशा ध्यान में रखना है, यूनिट्स को कभी नहीं भूलना है, नहीं तो फिजिकल क्वांटिटी का कोई मतलब ही नहीं होगा अगर यूनिट्स नहीं आएगा उसके साथ तो। ठीक है, इतना समझ में है। अब क्वेश्चन डालते हैं, why units are important। यूनिट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा बैठ के सोच लो कि यूनिट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो इसको हम तीन एग्जाम्पल के साथ, 3 पॉइंट के साथ समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू गिव मीनिंग टू अ न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? टू गिव मीनिंग टू ए न्यूमेरिकल वैल्यू। मान लो कि हम कोई वेट मेजर कर रहे हैं और लेंथ मेजर कर रहे हैं। ठीक है, वेट मेजर कर रहे हैं और लेंथ मेजर कर रहे हैं। यहां पे कुछ 10 यूनिट के साथ आया, कुछ 10 करके आपको नंबर दे दिए, और यहां पे बोल दिए कि कुछ 10, ये भी है 10। अगर हम सिर्फ आपको 10 और 10 बोले तो इससे क्या समझ में आएगा? ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। हमको बताना पड़ेगा कि ये जो 10 है इसके साथ कुछ आएगा जो बताएगा कि ये वेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है।
और ये जो 10 है किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो यहां पे हम 10 केजी दे देते हैं या 10 लीटर दे देते हैं, ये 10 मीटर दे देते हैं। ठीक है, इसीलिए यहां पे यूनिट का ये फर्स्ट होगा कि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक मीनिंग देना होता है। हम ऐसे ही नहीं कि नंबर लिख दिया हो गया, उसको बताना पड़ेगा कि ये 10 केजी है, 10 लीटर है, 10 मीटर है, या कुछ भी है, कोई भी यूनिट के साथ वो आ सकता है, तो कौन सा वैल्यू है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। टू कंपेयर मेजरमेंट कंपेयर करने के लिए, अब मान लो कि तुम्हारे पास दो बैग है। ठीक है, एक में, दोनों बैग में कुछ कुछ सामान डाला हुआ है। ठीक, अब दोनों को तुम हाथ से उठा रहे हो, एक तुमको हल्का लग रहा है और एक भारी लग रहा है। ठीक है, अब तुम कैसे बताओगे कि कितना ज्यादा भारी ये है। कोई ए बैग है, जैसे ए बैग है, मान लो ये हेवी है और ये लाइट वेट है। तुम इसको हाथ से, सिंपली हाथ से उठा के देख रहे हो, ये हैवी है और ये लाइट वेट है, तो तुम कैसे बोलोगे कि, कैसे बताओगे कि कितना ए जो है बी से कितना ज्यादा भारी है। वो तो कुछ उसमें करना पड़ेगा ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज जैसे चेंज होता जाएगा जैसे, तो इसको कैसे बताओगे। मान लो ये 10 केजी है, ये 8 केजी है, तो अभी हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, यूनिट के साथ ही आ रहा है, तो 10 माइनस 2 केजी, 10 माइनस 8 केजी इक्वल टू 2 केजी। अब हमको पता चल गया कि जो हम कंपेयर कर सकते हैं कि ए जो है बी से 2 केजी भारी है। ठीक है, क्या समझ में आया। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू को मीनिंग देने के लिए करते हैं यूनिट का यूज। दूसरा है कंपेयर करने के लिए कि दो, अगर कोई सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी है, उसको उसके बीच में कंपेयर करने के लिए कि कौन सा ज्यादा भारी है। ठीक है, जैसे एक हम ले लेते हैं, एक सिंपली एग्जांपल ले लेते हैं, एक एलिफेंट का और एक गोट का। ठीक है, गोट है, मान लो गोट है 15 केजी और एलिफेंट है 1500 केजी। ठीक है, कितना टाइम्स हो गया, 100 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो कैसे हुआ कि हम 15 यूनिट्स ऑफ गोट है और 1500 यूनिट्स ऑफ एलिफेंट है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 100 टाइम्स आ गया। तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं सेम मेजरेबल क्वांटिटी में, डिफरेंट मेजरेबल क्वांटिटी में नहीं। 2 लीटर को 2 केजी से हम कंपेयर नहीं करेंगे, 2 केजी को 12 केजी से हम कंपेयर करेंगे, कौन ज्यादा हैवी है, कौन ज्यादा लाइट है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। टू कम्युनिकेट मेजरमेंट ग्लोबली। ठीक है, अभी तो हम लोगों को पता है कि हमारा जो इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी है, एक दो कंट्रीज को छोड़ के। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी है। तो अब मान लो कि हमारे यहाँ मेजरिंग यूनिट डिफरेंट हो और वर्ल्ड में किसी अदर कंट्री में जहां मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना हो, उसका यूनिट डिफरेंट हो, तो कैसे हम यहाँ के कंपेयर में वहां को कैसे भेजेंगे कि हम वहां इतना यूनिट भेज रहे हैं, ना वो हमारा यूनिट समझेगा ना वो उसका यूनिट समझेंगे। तो कोई तो एक स्टैंडर्ड यूनिट रहना चाहिए ना हमारा और उसका, जिसके कारण हम उसको बता सके कि हम जो क्वांटिटी उसके पास भेज रहे हैं उसको समझ में आए कि वो क्वांटिटी हम उसको भेज रहे हैं। मान लो हम उसको बोलेंगे यहाँ पे जैसे जैसे जनरली क्विंटल, ये क्विंटल तो है, मन वन चलता है, और डिफरेंट जो भी यूनिट हो वेइंग का, तो वहां पे तो वो चलेगा नहीं। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा जो कि पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेट करने के लिए जो सिंपल हो, इजी हो और सबके लिए वो कॉमन हो। जैसे मैं यहाँ पे केजी बोलूं, 1 केजी में कितना यूनिट होता है, कितना वेट होता है, उतना ही वेट 1 केजी में यूएसए में। तो जो मैं बेचूंगा यहाँ से उसको समझ में आए कि हाँ 1 केजी वो क्या, कितना अमाउंट मुझे वो भेजेगा। ठीक है, तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं भी आप मार्केट में कुछ भी बेचने जाओ तो यूनिट तो सेम होना चाहिए ना, नहीं यूनिट सेम नहीं हुआ तो फिर कैसे काम चलेगा। यहां तक तो समझ में आ गया। तो यूनिट क्या होता है और यूनिट का क्या यूज है, क्यों हम यूनिट चाहिए, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया।
अब आते हैं, यूनिट कौन डिसाइड करता है? हु डिसाइड्स द यूनिट? एक कमिटी है CGPM करके, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, CGPM ये डिसाइड करती है पूरे वर्ल्ड में। इसमें ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट होते हैं, इनका काम है ये डिसाइड करना कि पूरे वर्ल्ड में जो कोई भी मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, इसमें अलग अलग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। ठीक है, जो कि साइंटिस्ट, मोस्ट ऑब्वियसली साइंटिस्ट ही होंगे, जो ये फाइनल प्रपोजल देने में हेल्प करते हैं कि हाँ, जो मेजरिंग यूनिट है, जो स्केल है, जो अभी हम स्केल यूज कर रहे हैं वेट के लिए, जो स्केल यूज कर रहे हैं हम लेंथ के लिए, जो भी स्केल यूज कर रहे हैं टेम्परेचर के लिए, ये स्केल कितना परफेक्ट है। अगर उसमें एरर होगा तो कुछ नया स्केल, जब तक मुझे नया स्केल नहीं मिलेगा तब तक मैं उससे काम चलाऊंगा, लेकिन जैसे ही एक परफेक्ट स्केल, उससे ज्यादा बढ़िया स्केल आएगा, उस पर रिसर्च होगा। जैसे ही वो स्केल मिला, इस स्केल को हम छोड़ेंगे और फिर उस स्केल पे जाएंगे, और यही काम करता है जो CGPM है। ठीक है, रिसर्च करता रहता है कि इससे परफेक्ट और कितना मेजरमेंट हम और परफेक्ट कर सकते हैं, किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो इसको वैसे ही किया जाता है। ठीक है, और इसी ने 1971 में, 1971 में, 1871 में, सॉरी, 1871 में ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट दिया था, जो कि जनरली अभी हम लोग पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। ठीक है, इसका मीटिंग कब होता है? जनरली 4 ईयर में, जनरली 4 साल में इसका अपना मीटिंग्स होता रहता है। ठीक है, उसी मीटिंग्स के बेसिस पे जो भी डिसाइड करना होता है, कोई कहीं पे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है मेजरमेंट के लिए, अगर कोई बेहतर मेजरमेंट का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो बाद में उसको एक्सेप्ट करते हैं, पुराने वाले को हटा देते हैं, बोलते हैं अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो वैलिड हो पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं कि एक कंट्री में वैलिड हो गया तो उसको हम एक्सेप्ट कर दें, पूरे वर्ल्ड में वैलिड होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग वर्ल्ड में ज्योग्राफिकल कंडीशंस डिफरेंट होते हैं, हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, वेदर कंडीशंस, तो उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट पोल पे हम जाए तो वेट डिफरेंट हो जाता है। तो इस हिसाब से हम एक जनरल हम एक्सेप्टेबल, जनरली एक्सेप्टेबल जो हम बोल सकते हैं, उसको हम एक्सेप्ट, उस मेजरमेंट को साइंटिफिक कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है और पेपर पब्लिश करती है, उसके बाद जो है सबको इन्फॉर्म करती है कि भाई साहब अब से ये मेजरमेंट होगा, इसके बेसिस पे हम मेजरमेंट करेंगे, पुराना वाला जो है उसको अब साइड करो। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब जो है नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट पार्ट है क्या, यूनिट्स दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल एंड क्वांटिटीज को लिखते हैं अभी, यूनिट्स को बाद में स्पेसिफाई करेंगे, एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे टाइम एंड लेंथ, क्या ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती है? हम कितना टाइम ले रहे हैं इससे क्या मैटर चलता है? हम कहीं पे मान लो कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, लेंथ
किसी डिस्टेंस पे जा रहे हैं, ठीक है, कोई अब हम कितने देर में जाएं ये तो मेरे मन पे है। हम 1 साल ले लें 1 मीटर चलने के लिए, या 1 सेकेंड में 1 मीटर चल जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो दोनों एक दूसरे के कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी सारे क्वांटिटी है, तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। जो कि डिराइव किया गया है किसके द्वारा, जो एक्सेप्टेबल है, सीजीपीएम। उन्होंने सजेस्ट किया कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, इसके बेसिस पे बाकी जो क्वांटिटी हम डिराइव करेंगे बस इसी 7 में से वो सारे आ जाए, इसके अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए। बाद में अगर कोई और फिजिकल क्वांटिटी करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हुआ तो हम फिर नया फिजिकल क्वांटिटी लेंगे। अभी स्टैंडर्ड 7 ही है, ठीक है। जैसे अब डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे लेते हैं, जैसे स्पीड लेते हैं। स्पीड मींस क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, तो दोनों मिलके स्पीड आया। तो स्पीड का जो यूनिट होगा क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। इसका मतलब मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर और सेकेंड जो अगर यूनिट हो डिस्टेंस का और सेकेंड हो टाइम का, तो उसी तरीके से और भी कोई लेंगे मोमेंटम का, जैसे ले वो भी डिराइव्ड यूनिट है। फोर्स ले वो भी डिराइव्ड यूनिट है। अगर हम स्पीड को फंडामेंटल यूनिट मान लें, मान लो कि एज्यूम करते हैं कि स्पीड मेरा फंडामेंटल यूनिट है और टाइम फंडामेंटल यूनिट है, तो डिस्टेंस उसके हिसाब से डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा। तो क्या होगा? डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे मीटर पर सेकेंड मान लो ये है, टाइम ये मीटर पर सेकेंड स्पीड का हम मानते हैं। जनरली स्पीड में जो हम डिराइव्ड यूनिट कंसीडर करके, तो मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड, तो फिर मीटर आ जाएगा। तो इसका कुछ मान लो स्पीड का एस दे दिया, एस इंटू एस सेकेंड। कुछ यूनिट अगर मान लो स्पेसिफाई की एस है तो एस सेकेंड हो गया, जैसे यहाँ पे स्पेसिफाई किया तो मीटर, ठीक है। तो यही है, अब डिपेंड करता है हम किसको मानते हैं। तो जो बेसिक हम लोगों को तो ये डिसाइड करता है सीजीपीएम, वहां से डिसाइड होकर आता है कि ये सब बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है, बाकी इसके बेसिस पे आपको जो डिराइव करना है करते रहिए, खेलते रहिए इसके साथ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम एसआई यूनिट पे आते हैं। तो कौन कौन से बेसिक एसआई यूनिट है, ठीक है, कौन कौन से हैं जो बेसिक फंडामेंटल जो यूनिट है, कौन कौन से? सबसे पहला होगा लेंथ। पहले मैं इसे टेबल ही बना लेता हूं। क्वांटिटी, यूनिट, सिंबल। पहला कौन सा है? लेंथ। यूनिट क्या है? मीटर, ठीक है। सिंबल क्या है? एम। दूसरा क्या है? मास। यूनिट क्या है? किलोग्राम, सिंबल केजी। तीसरा क्या है? लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम आएगा, टाइम। इसका क्या है? सेकेंड यूनिट। और इसको एस सी से भी, कभी एस सी से भी दिखाते हैं, कभी सिंपल स्मॉल एस से भी दिखा देते हैं, ठीक है। 4 टाइम हो गया। उसके बाद क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो वायर में होता है उसका भी, वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो उसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर। उसको ए से, कैपिटल ए से दिखाते हैं, ठीक है। पांचवा क्या है? टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक।
इसका यूनिट क्या है? केल्विन, सिंबल कैपिटल के। अब छठा क्या है? छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि मोल होता है। इसका मोल लिखते हैं 6.023 इंटू 10^23। ठीक है, मोल कि एक मोल में कितना सब्सटेंस होगा। ठीक है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम इसका भी एक यूनिट हम मोल लिखते हैं। ठीक है, 7 आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कोई भी सब्सटेंस कितना ब्राइट होगा, इससे हम मेजर करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी से, उसकी चमक से, जिसको हम कैंडेला बोलते हैं। और स्मॉल सीडी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इसको भी रख लेते हैं। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, कौन कौन सा? सॉरी, कौन कौन सा? प्लेन एंगल, इसका यूनिट होता है रेडियन। और आर ए डी से प्लेन एंगल, जो सिंपली हम किसी भी एक 2D प्लेन पे जो एंगल ड्रॉ करते हैं, उसका एंगल का यूनिट होता है रेडियन, प्लेन एंगल। उसके बाद होता है सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। DIA, तो एस आर, स्मॉल एस आर, ये हो गया स्टेरेडियन का। ठीक है, ये हो गया बेसिक फंडामेंटल 7 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2। इसके बेसिस पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करेंगे, इतने ही बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से सारा डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एसआई प्रीफिक्स की। तो कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी होती है जहां जो मेजर करते हैं, तो देखिए उसका रेंज कितना बड़ा हो सकता है। जैसे एक प्रोटॉन के बीच में, एक न्यूक्लियस में एसआई प्रीफिक्सेस, प्रोटॉन के बीच में सेपरेशन कितना होता है? किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है 10⁻⁻15 मीटर के बीच का, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर के आसपास का सेपरेशन। ठीक है, और हमारे अर्थ से ये तो सबसे छोटा हो गया, वेरी स्मॉल सेपरेशन। अब हमारे अर्थ से, अर्थ टू पशार 10⁻, अप्रोक्सीमेटली 10⁻26 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। 10⁻−15 से 10⁻26 मीटर के रेंज के बीच में हम लोगों को काम करना पड़ता है। 26 हम उससे आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ में है तो उससे आगे भी जाते ही है। ठीक है, इतना लेंथ में हम काम करना पड़ रहा है। अब इसी को 10⁻26 को लिखो यहाँ पे 10/00000 ऐसे करते हैं, कितना लंबा नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसमें लिखें तो 0.0000 समथिंग करके फिर यहाँ पे लास्ट में 1 आएगा, तो कितना लंबा हो जाएगा। तो हम एक इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, किसकी मदद से? तो प्रीफिक्सेस की मदद से। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस क्या है, उसका लिस्ट हम बनाते हैं। ठीक है, और ये प्रीफिक्सेस सजेस्ट कौन किया था? सीजीपीएम ही, ऑब्वियस सी बात है, वही गवर्निंग बॉडी है इसका, तो वही सजेस्ट करेगा। सीजीपीएम ही सजेस्ट किया कि भाई साहब इतना बड़ा नंबर है, उसके साथ खेलना है तो उसको छोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, उससे अगर छोटा नहीं बनाएंगे तो जीवन कष्ट में चला जाएगा। तो कष्ट से उबरना है तो छोटा नंबर बना के उसके साथ खेलो। ठीक है, तो अब हम वही सीखेंगे कि छोटा नंबर कैसे बनाते हैं। अब तो छोटे नंबर को लिखते हैं पावर ऑफ 10 में। पावर ऑफ 10 कि कितना पावर 10 पे जा रहा है। जैसे 10 टू 100 है, 10 टू पावर 2 ले लेंगे। उसके बाद 1000 है 10 टू पावर 3,
1 मिलियन है तो 1 मिलियन का कितना रहता है, 10⁻6, ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद प्रीफिक्स क्या लगेगा, प्रीफिक्स लिखेंगे। पावर ऑफ 10 कितना होगा, उसका प्रीफिक्स क्या होगा और उसका सिंबल क्या होगा, इसका भी तो सिंबल होना चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। इसका सिंबल हो गया। तो अब लेते हैं 10⁻18 का, अभी हम 26 पे जा भी नहीं गए, 10⁻18 तक ही सेट करते हैं। 10⁻18 का क्या होगा, एक्सा, ई एक्स ए, एक्सा, कैपिटल ई से दिखाएंगे इसका सिंबल, इसको बाद में हम बताएंगे कि कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 10⁻15 का क्या होगा, पेटा, पेटा, ठीक है। इसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है 10⁻12, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टेरा, ठीक है। इसको कैपिटल टी से, टेरा तो सुना होगा, टेराबाइट जो टीबी बोलते हैं, एक टीबी 2 टीबी का जो तुम्हारा हार्ड ड्राइव होता है, वहां तक तो सुना ही होगा। अब आते हैं 9 पे, 9 का आ जाता है गीगा, ये क्या सर्कल बनने लगा, इससे कैसे, 9 का होता है GIGA, गीगा, ये क्या होगा, इसका कैपिटल जी, गीगाबाइट, अभी तो सब जानते हैं, जीबी, टीबी, इतना तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आता है 10⁻6, इसको बोलते हैं मेगा, मेगा अब क्या, ये भी तुम्हारा उसी में बिट में यूज होता है। मेगाबाइट जिसको बोलते हैं, एमबी, कितने एमबी का है, 10 एमबी का, 200 एमबी का, 500 एमबी का, वही है। इसको कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 10⁻3 किलो, KILO, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 10⁻2, इसको बोलते हैं हेक्टो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं छोटा एच से। उसके बाद आता है 10⁻1 दहाई, डेका, DEKA, डेका, ये इसको DE से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेका हो गया, यहां तक तो समझ में आ गया। अब आते हैं फ्रैक्शन में, डेसिमल पार्ट में, 10⁻1, इसका मतलब 0.1, जब 10⁻1 लिखेंगे, ये क्या होगा, डेसी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। 10⁻2, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर, जो बोलते हैं सेंटी, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, ऐसे करके बोलते हैं ना, सेंटी, इसको हम बोलते हैं सी से, स्मॉल सी से। 10⁻2 हो गया। अब 10⁻3 पे आएंगे, इसको बोलेंगे मीली, MILLI, मीली, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल से। अब 10⁻6 पे आ जाएंगे, जिसको हम माइक्रो बोलते हैं। अब हम जा रहे हैं एटॉमिक लेवल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये अभी तो थिन लेयर के आसपास आएगा, थिन फिल्म में जब रिसर्च में काम करोगे तो थिन फिल्म जो आता है ये इस रेंज में आता है। तो ये आ जाता है, माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 10⁻9 आ जाएगा नैनो। अब 2D के आसपास आ रहे हैं, ऐसे 2D एंगस्ट्रम में आता है, लेकिन 10 नैनो 20 नैनो के आसपास का 2D मान सकते हैं। नैनो हो गया, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, नैनो हो गया। अब आएगा 10⁻12 में पिको, इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे। अब 10⁻−15 फेम्टो, फेम्टो सेकंड की बात करते हैं। कभी कभी हम काम जब करते हैं तो फेम्टो सेकंड रेंज, जो ट्रांजिशन जो हम देखते हैं, एटॉमिक ट्रांजिशन होता है, वो फेम्टो सेकंड रेंज में आ जाता है। कितना फास्ट होता है, 10⁻15 सेकंड में ट्रांजिशन होके
फ्रीक्वेंसी निकल जाता है, जो भी है एनर्जी रिलीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे फेम्टो का एफ हो गया, -18 होता है एक्टो, ठीक है ये, ओके, इतना समझ में आ गया। तो ये सारा जो था मेरा क्या है, प्रीफिक्सेस, ठीक है। अब मान लो 1 × 10⁻⁻15 kg है, मान लो ग्राम है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 फेम्टोग्राम, सिंपली प्रीफिक्स आ गया, ग्राम के पहले फेम्टो लगा दिए, कहां से फेम्टो लगा, तो -15 था, यहां फेम्टो है, फेम्टो ग्राम, फेम्टो सेकेंड, 10⁻⁻15 सेकेंड जो होगा फेम्टो सेकेंड, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम नैनो का लें तो डिस्टेंस, अगर हम एटॉमिक साइज लें एंगस्ट्रम में, तो एंगस्ट्रम का तो यहाँ पे नहीं डाला गया है, लेकिन एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो भी होगा ना, हम प्रीफिक्स आगे लगाते जाएंगे। अब जैसे मेरे पास यूनिट क्या है, मीटर, इसके आगे में सारा जो ये है माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, पेकामीटर, फेम्टोमीटर, ऑटोमीटर, उसके बाद आपके पास डेसीमीटर हो गया, एक्सा, पेटा, जो भी है ये सारा हम लगाते जाएंगे उसके पास, उसके ऊपर में, और 10⁻18 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 10⁻15, 10⁻12 ऐसे करके जो भी है उसके साथ नंबर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब मान लो कि हम बोलते हैं 2 एक्सामीटर, 2 EM क्या होगा, 2 × 10⁻18 मीटर, सिंपली 10⁻18 मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके साथ मीटर लिख देंगे, एक्सा का ई का 10⁻18 हो गया, यही मेरा क्वांटिटी हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब आगे जो है हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट थी में, डिफिनेशन ऑफ बेस यूनिट, बेस यूनिट कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम करते हैं, ठीक है। अभी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।